अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच की समाअत हुई। फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई, कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। और उसके अलावा इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल है, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, नून लीग आपको मैदान में नज़र आ रही है, जलसे कर रहे हैं, मियाँ साहब की वापसी की तैयारी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वैसे ही तैयार है, कोशिश करेंगे उस हवाले से गुफ्तगू भी करें। और दीगर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मसाइल हैं, हमारी कोशिश होगी कि अपने मेहमानों से उन मसाइल के ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानून और खान साहब के तर्जुमान शोएब शाहीन साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी और नून लीग की रहनुमा माइजा हमीद साहिबा से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। आप तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आज ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे हमने ये देखा कि एक तरह से इख्तलाफात जो है वो खुल के इस हद तक सामने आ गए कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर आपने अपना जहन किसी ने बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह के सवालात करके अपना जहन ना दिखाएं। तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है या फिर ये आप समझते हैं कि इख्तलाफ राय हो रहा है और एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम हो रहा है कि जनाब खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं, जो एक अच्छी चीज़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इसलिए हो रहा है कि आपके सामने ये पहली दफ़ा ज़्यादा पब्लिश हो रहा है, क्योंकि पब्लिकली ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। उससे पहले भी ये बातें हुआ करती थी, ये होती भी थी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने और वाज़े नज़र भी आया करता था। लेकिन थोड़ा सा ज़रा रख रखाव ज़्यादा होता था, एक दूसरे को एड्रेस नहीं किया जाता था, क्योंकि ये फुल कोर्ट बनी है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल ये 2015 में बनी थी कि जब वो मिलिट्री सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ था 21st अमेंडमेंट के ज़रिए, 21st अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। तो उसके बाद आज पहली दफ़ा ये हो रही है। तो नेचुरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पहले दिन से है, क्योंकि अब बहुत थिन मार्जिन होगा, या तो 8/7 का फैसला होगा या 9/6 का होगा, या इस तरह की कोई जो सिचुएशन हो सकती है, कोई भी मेजॉरिटी व्यू होगा। ये पहले दिन से था, ये कोई आज पहले दफ़ा नहीं है, ये पहले दिन से था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश ये है कि इसको जितना जल्दी है वाइंड अप किया जाए, ताकि बाकी बहुत बात को हम टाइम दे सकें। क्योंकि जब एक वकील साहब बहस करने लगता है तो उसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं, तो नेचुरली सवाल जवाब में वो उसकी अपनी बहस रह जाती है और फिर वो बहस लंबी हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी किसी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बाद में एड्रेस करें या बाद में सवाल जवाब करें। यहाँ पे देखें, ये जिस तरह आपने भी फरमाया कि चीफ जस्टिस साहब को ये क्रेडिट जाता है कि एक तो उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाया, फिर इसकी बराह रास्त समाअत दिखाई ताकि पूरी कौम देखे कि इंसाफ कैसे हो रहा है। और दूसरा देखें, जो सवालात के ऊपर इतराज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के और मुनीब अख्तर साहब के जो पॉइंट्स थे और फिर आयशा मलिक साहिबा ने जो पॉइंट्स उठाए, उनको सुन के समझने में आसानी हुई कि असल में मुकदमा क्या है। अच्छे या बुरे कानून की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि क्या आइन और कानून के तहत इस किस्म की कानून साजी सादा अक्सरियत से हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यही बुनियादी नुकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यह आम आदमी को समझने के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि देखें, राइट ऑफ अपील होना यार कोई कहता है अच्छी बात है, होनी चाहिए। और ये कि पार्लियामान की नीयत दुरुस्त थी गलत थी, ये भी एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कोई लॉ इस तरह का बनाना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हो, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन या कॉम्पिटेंस या उसके अख्तियार को कम या ज़्यादा करे, और उसके बारे में जो लेजिस्लेशन है कि क्या वो आइन में तरमीम के बगैर हो सकती है या नहीं हो सकती, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई तरमीम जो भी आप कानून साजी करते हैं, क्या उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर सकते हैं? जिससे कि 50 साल पुराना कोई पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया, उसको आज आपने कह दिया कि हम राइट ऑफ अपील दे रहे हैं, आज जो भी जिस शख्स का भी कोई मुकदमा था वो आ जाए और आकर अपील फाइल कर दे, तो वो मेरा ख्याल है उस प्रिंसिपल की वायलेशन में जाता है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके इर्द गिर्द सारी ये बहस चल रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये हो सकती थी सब लेजिस्लेशन के जरिए या नहीं हो सकती थी।
ठीक है। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, अब वहाँ पे ये तो मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे के अंदर बहुत सारे नुक्ते भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और भी मुकदमात हैं जिनके हवाले से पटिशन्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें 90 रोज़ के इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है। इसके अलावा जो आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमात हैं उस हवाले से भी पटिशन वहाँ पर मौजूद है। तो आप समझती हैं कि आप आने वाली जो हमारी सियासत है अगले चंद महीनों की, उसमें अदालत का किरदार आपको उसी तरह नजर आ रहा है जिस तरह इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं, या फिर सियासतदानों के हाथ में गेम होगी और सियासतदान आप सियासत को आगे लेके चलेंगे और अदालत का किरदार जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये तो सियासतदानों ने डिसाइड करना है कि उनको किस हद तक अपने मामलात खुद करने हैं या हर चीज़ को कोर्ट में लेकर आना है। और जब तक आप अपने फैसले दूसरों के हाथ में देते रहेंगे, मामलात जो हैं वो तवील होते रहेंगे। तो ठीक। अच्छा, इसमें शैला रज़ा साहिबा ये जो मुकदमे हैं, जी उसमें पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है? ये जो मुकदमे हैं, एक तो वक्त के ऊपर इंतखाबात की जब बात होती है, उसके साथ साथ आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमात की बात होती है, तो पीपल्स पार्टी का इस पे जो असूली मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, बहुत पहले एक बात जब कोई भी नहीं बोला करता था तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने जो ये मुकदमात थे इनके ऊपर बात की थी कि ये सिविलियन कोर्ट में होने चाहिए, और यहाँ तक बात हुई थी कि जब ये फैसले हों तो हाई कोर्ट का एक जज भी बैठा हुआ हो साथ, और फिर राइट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाली बात भी। चूँकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और उसमें ये भी बात हुई थी कि 24 घंटे के अंदर जो है वो आपने प्रोड्यूस करना है। तो हमें बड़ा अफसोस है कि किसी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया था। और पीटीआई के दौर में तो इस पे और काफ़ी सारी बात हुई कि ये जो आर्मी एक्ट है इस पे मज़ीद किस तरह से अमल होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन को और बढ़ाया गया। तो हम बहुत सारी बातों को जब करते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझ नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बात करते थे कि नैब को ख़त्म किया जाए, हम बात करते थे कि 62-63 के अंदर जो मसाइल पैदा किए गए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। तो ये है, और ये 90 दिन की जो इलेक्शन की बात है तो सीईसी ने भी यही बात की थी कि 90 दिन में होना चाहिए। कुछ लोग इसको ताना देते हैं कि जी जब पंजाब की और केपी की डिसॉल्व हुई तो जी हमने उस वक्त भी अपने लोगों को टिकट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लेकिन असल बात जो है वो खुद भी सोचने वाली बात होती है कि फोर्थ क्वार्टर में किसी मुल्क के पास कहाँ से इतने बजट में पैसे आ सकते हैं कि वो एक इलेक्शन जो है वो 2 सूबों में। वैसे शैला रज़ा साहिबा देखिए, जब यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियाँ खरीदनी हो, जहाँ यहाँ पे जब अशराफिया के लिए खर्चे करने हो, तो इस रियासत के पास बज़ाहिर बहुत पैसा होता है। हमारे निगरां वज़ीर आज़म पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं। मैं ये कह ही नहीं रही, लेकिन बजट के अंदर अमाउंट जो है वो रखा जाता है। ठीक है। और कोई भी अमाउंट जो है वो पार्लियामेंट रखती है, उसमें पार्लियामेंट वो अमाउंट नहीं था। ठीक है, चले जो कहा है बात यह है कि 332 बिलियन रुपीस 332 बिलियन रुपीस तो आपने बांट दिए इनको MNAs को कि जनाब जाएं आप फंड्स, और जिसको मोहसिन जुगनू ने कहा है कि ये रिश्वत के तौर पर उनको दिया गया ताकि ये खाएं पिएं और खर्चे करें। आप बताएं, जो आपने पंजाब के मुतालिक कहा कि 150 अरब रुपए वो लगाए गए, तकरीबन 150 अरब से भी ज़ायद, वो सिर्फ नई गाड़ियां खरीदने के लिए, और उसके अलावा 21 अरब रुपए चाहिए थे ये 2 इलेक्शन करने के लिए। एक बात सिर्फ शैला एक मिनट, बजट भी तो आपने पार्लियामेंट ने देना था ना, आप देते क्यों नहीं दिया आपने? अच्छा, जो इलेक्शंस की बात अब कर रहे हैं कि 90 डेज में होनी चाहिए, अच्छी बात है 90 डेज में करें, हम तो ऑलरेडी पिटीशन लेके गए हुए हैं। और जो दूसरी बात कह रही है ना शैला कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड आर्मी अमेंडमेंट एक्ट में पहली दफा ये अमेंडमेंट की है, इन्होंने की है इस पार्लियामेंट ने। चले हम इस पे आते हैं, हम इस नुक्ते पे आते हैं। आप दोनों शख्सियात की टेक में इस पे लूंगा, लेकिन माइजा हमीद साहिबा इस वक्त हल्के में मौजूद हैं।
माइजा साहिबा, एक तो ये बताएं कि नून लीग के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में अब वो मज़ीद जलसे वगैरह नहीं करेंगे, कन्वेंशन नहीं करेंगे लाहौर में, क्योंकि एक बड़ा वो शो करना चाहते हैं 21 अक्टूबर को। और एक चीज़ जो इस वक्त वाज़ेह नहीं हो रही कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी मेरी जो है वो लीडर नहीं है, मेरे लीडर तो सिर्फ मियाँ साहब हैं। तो अब ये जमात में क्या कोई ऐसा मसला भी है कि हर किसी का अपना अपना लीडर है? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात यह है कि जलसा आपने देख लिया जो रायगढ़ में हुआ, कितना बड़ा था और कितने लोग थे। और आप ये सिर्फ 2 हलके थे लाहौर के जिसमें जो है ये स्ट्रेंथ शो की है, और बहुत से लोग गेट से बाहर भी रह गए थे और उनका जाना मुश्किल था। तो ये पावर शो उन लोगों के लिए जो लोग जो हैं वो ये गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि जो है हमारी स्ट्रेंथ नहीं है या हमारे पास लोग नहीं है। तो आई थिंक एक जलसा काफ़ी है शो करने के लिए सबको जो ख्वाहिश रखते हैं कि PMLN जो है शायद गायब हो गई है। मियां नवाज शरीफ की आने से जो उनकी आमद है उसके लिए हर कोई पाकिस्तान में जो है वो तैयारियां कर रहा है और पुरजोर तैयारियां हो रही हैं, हर तरफ हो रही हैं और जो है सारे लोग मुतहरक हैं। तो आप लोग उस दिन स्ट्रेंथ देख लेंगे इंशाल्लाह जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे लाहौर में। मुझे नहीं लगता कि मनारे पाकिस्तान में इतने लोग पूरे आएंगे। अच्छा, तो आपके हलके से भी लोग आ रहे हैं, जिधर आप हैं मौजूद हैं अभी, वहाँ से भी लोग जाएंगे इस्तकबाल के लिए? जी, हम निगलिया खान से साउथ पंजाब से, तो यहाँ भी लोग बहुत मुतहरक हैं, बहुत ज़्यादा जो है जोशो खरोश में हैं और वेट कर रहे हैं कि अब थोड़े दिन रह गए इंशाल्लाह तो अपने कायद को वेलकम करेंगे। अच्छा माइजा साहिबा, ऑब्वियसली आप वहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, आप साउथ पंजाब का एरिया, तो अवामी मूड क्या है? क्या अवाम तंग नहीं है महंगाई से? और आप समझती हैं कि वो इन सारे मसाइल के बावजूद आप लोगों को वोट पड़ेगा? देखें, अवाम बहुत समझदार है, अक्लमंद है। उन्होंने देख लिया है कि 9 मई में किस किस्म के टेररिस्ट जो हैं वो मुल्क को बर्बाद करते रहे और किस तरह जो है उन्होंने 3 साल इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है। आवाम को ये भी पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब 2013 में आए थे तो किस किस्म के रिलीफ लाए थे, रोटी की कीमत क्या थी, बिजली जो है वो लोड शेडिंग हर घंटे हो रही थी, वो लोड शेडिंग जो है उसमें 4000 मेगावाट जो है हमने बढ़ाया। तो इस तरह के हमने आपको पता है लिस्ट गोज ऑन। तो इस तरह के काम जो किए हैं वो बड़े मजबूत काम किए हैं। आप रहीम यार खान में अगर आप देख लें, मैं साउथ की बात करती हूँ, यहाँ पे IT की यूनिवर्सिटी है, दानिश स्कूल है, वुमेन यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर बुनियादी जरूरियात प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने बनाई है और उनकी हिस्ट्री है, तीसरी दफा आ रहे हैं, लोगों को पता है कि अब कौन बंदा जो है वो रिलीफ दे। चलें, अभी चंद माह के दौरान जो है ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या अवाम को मियाँ साहब के वो 3 साल याद हैं या गुज़िश्ता 16 माह जो आपकी हुकूमत रही वो अवाम को याद है। अच्छा सायरा बानो साहिबा, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की वापसी है और हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुतहरिक इस वक्त आपको नून लीग नज़र आ रही है। बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं और जलसों के अंदर जिस तरीके से खाने खिलाए जा रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक मुनफरिद बाब का आगाज़ हुआ है कि बाकायदा टेबल लगा के जलसा किया गया और फिर वहाँ पे खाना वगैरह भी पेश किया गया। आपको लगता है कि नून लीग यहाँ पे बाजी ले गई है दीगर जमातों से और वो पहले मैदान में आ गए हैं? इसलिए कि PTI वालों को तो उनकी शिकायत ये है कि हमें तो कोई मैदान में उतरने ही नहीं दे रहा, तो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से इस वक्त नून लीग आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। बाजी किसने? खाना खिलाने में? जी क्या पूछा आपने? करने में, बाइक देने में, उम्रे की टिकट देने में किसमें बाजी ले गई? वो पूछना चाह रही हूँ आपसे, आपने कहा बाजी ले गए। वो खाना भी उन्होंने खिलाया है, वो तो देखें उम्रे की टिकट है, खाना खिलाया है, होंडा मोटरसाइकिल की बात हो रही है। लेकिन मैं तो सियासी तनाजुर में बात कर रहा था कि क्या सियासत में वो पहले से एकदम से उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की और दूसरों से बाजी ले गए? लीडर का इस्तकबाल करने नून वाले, उन्होंने कहा ना अवाम को जोश है, अवाम ने मुझे तो माइनस कर दी, अब पता नहीं आप है या नहीं है, तो बाजी क्या मतलब है ना, आगे देखा जाएगा। आगे जिस वक्त सारे हालात वो कहते हैं कि हर चीज जबरदस्ती आपके तरफ मोड़ी जाए, तो उसको मैं तो मुतहर्रिक होना मैं तो नहीं समझती कि जिस तरीके से ज़ाहिर जो बातें हम लोग सुनते हैं कि ड्राइविंग की सियासत है, आवाम की है, आवाम तो भाई इन सबको उस तरफ कर चुकी है। अभी मेरी बहन ने बोला है, उन्होंने रहीम खान का जिक्र किया, तो अतर कासिम साहब उनसे थोड़े से इलाके से आगे मैं हूँ वहाँ पर,
जो रहमान खान में जितनी भी तरक्की हुई वो शेख जैद साहब को नुमाइंदे उस इलाके के लोग थे, उनको वो इलाका पसंद आ गया। अब क्या पसंद आने की वजूहत थी कि एयरपोर्ट भी बना, हॉस्पिटल भी बना और बाकी चीजें भी बनी। और जो मैं जिस इलाके से हूँ वहां पर एक ढंग का कॉलेज तो है नहीं, और वो लगता ही नहीं है कि वो पंजाब का एरिया है। वो इतना निगलेक्टेड एरिया है कि वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर इन फर्टिलाइजर्स के रहमो करम पे लोगों को छोड़ा हुआ है कि पानी उनका जहर आलूद हुआ है, केमिकल मिला पानी, हेपेटाइटिस और जिगर के मरीज और जिगर का कैंसर वहां पर आम है। तो इसलिए ये तो छोड़ ही दें कि रहीम खान के वहां पर कोई ऐसी तरक्की हो रही है और ये नून लीग ने तरक्की मतलब कि इस सफर में उसको भी याद रखा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा आप देखिए, अब आप बात कर रहे हैं, मैं घुमा के इधर करूं उधर करूं, जब फैसला आप देख लीजिए ना कि हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि एक मतलब जेल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से बैरून मुल्क सिर्फ इलाज भी हुआ, बाकी सब कुछ हुआ। अब वो मतलब ये कौन से मुल्क और कौन से कानून में होता है कि वो आके सबसे पहले जलसा करेंगे और उससे पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा हो गई हैं कि भाई ये मेडिकल की प्रॉब्लम्स है और ये दिल का और ये वो मसला है, तो जेल में रखने की गलती भी मत कीजिएगा। और उसके बाद ये सारी चीजें रिवर्स होंगी। आप कोई नया कोई स्टार प्लस शुरू है उसकी बात कर रहे हैं कि दिन में हम देखते हैं, तो ये सब ऐसे ही है। मैं अब ज्यादा बोलूंगी तो वो कह रहे हैं कहाँ से तौहीन लग जाएगी, कहाँ से आके, लेकिन बस ये कोई सियासत नहीं है, ना इन सियासी लोगों का किरदार है। सब एक तरफ देखते हैं, ओके होता है तो वो अपनी चाल चलते हैं, और वरना अदरवाइज कोई कुछ नहीं होता। अगर बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इस दफा जी हमने माफी मांग के नून लीग को लाना है, फिर हम लोग सीधे हो उल्टे हो। अभी जैसे नैयर बुखारी साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो हम सड़कों पर होंगे, पीपल्स पार्टी कुछ भी करे, यहाँ पर तो सिंध में उनके हाथ और बाजू मरोड़ने अमल जारी है और यही सब कुछ होगा। बाकी इसमें राय मांग रहे हैं सियासतदानों की, तो हम ऐसे आपके प्रोग्राम के लिए कुछ लफाजी तो कर सकती हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि वो हमें कुछ नहीं पता। चलें अब ऑब्वियसली जब कानूनी मसाइल की बात होती है तो वो चेयरमैन जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कानूनी मसाइल हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के भी कानूनी मसाइल हैं, और उसके साथ साथ एक और मसला, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मसला है, उस हवाले से अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आसिफ जरदारी साहब की कोई इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी हुई हैं जिसमें इन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया गया है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। शैला रज़ा साहिबा, हाल ही में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने ये बताया कि आसिफ जरदारी साहब की भी कोई इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, उनसे मुलाकात हुई और बुनियादी तौर पे उन तहफ़्फ़ुज़ात का दोबारा इजहार किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब ये किससे आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई है मुझे तो नहीं पता, अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। और फिर ये क्यों बार बार आप लोग गिला कर रहे हैं कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? अगर ये गिला PTI वाले करें तो वो समझ आती है, आप लोगों के खिलाफ तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि काहिरा साहब ही इस बात का जवाब दे सकते हैं, मैं उनके बयान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, क्योंकि मैं तो कराची में बैठी हूँ और काहिरा साहब अपने बयान की जिम्मेदारी उनकी मैं नहीं ले सकती। तो मुझे नहीं मालूम किससे मुलाकात हुई, किसका जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, एक सूबे में तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए विलेज कमेटीज़ बनाई जाएं और उसमें एक पार्टी के टिकट होल्डर्स जो कभी जिनको कभी टिकट मिले थे लोकल गवर्नमेंट में, जो कभी जीते थे नहीं जीते थे, उनको डाला जाए। और दूसरे सूबे में बजटेड अमाउंट को बल्दियाती इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो बजटेड अमाउंट न दिया जाए, और लोग जो डेवलपमेंट के काम हैं उन्हें रोक दिया जाए। तो ये क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन ये ख़त लिखे पंजाब में और फेडरल के लिए कि आप जो हैं ज़रा न्यूट्रल लोगों को जो है वो सामने लेकर आए, तो फिर बात तो फिर आगे निकल रही है ना। फिर इसके अलावा ये कि हमारे सूबे में जो है वो बाकायदा ये अनाउंसमेंट हो रही है कि
फलां की MQM के साथ मतलब PMLN MQM के साथ लड़ेगी है वो, और गवर्नर भी MQM का हो और वो पॉलिटिकली एक्टिविटी भी कर रहा हो। तो आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट जो है उसको दबाने की कोशिश की जाएगी या उसमें किसी किस्म की कमी लाने की कोशिश की जा सकती है? नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। देखें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये राइट है कि वो जिससे भी चाहे इत्तेहाद करें, जिससे चाहे करें, और ये पहली दफ़ा तो नहीं होगा, पहले भी 18 जमातें थीं GDA में और ये सारी जमातें सिंध से बाहर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। इवन कराची में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन दही सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद था। अच्छा साहब, ऑब्वियसली हर जमात के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपकी जमात भी इजहार करती है तहफ़्फ़ुज़ात का कि हमारे साथ मुनासिब सलूक नहीं हो रहा, जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन आपका बड़ा मसला इस वक्त लगता है कि जमात के अंदर है। आए रोज़ आपके रहनुमा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपनी आज़ादी से खुद ही कभी किसी के घर चले जाते हैं, कभी किसी के स्टूडियो में चले जाते हैं, तो फिर आप किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, आपके खुद लोग आप पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखें, सारी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही हैं, आप लोगों के अपने लीडरान अपने ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जमात पे। अतर काज़मी साहब, आप इतने अरसे से माशाल्लाह इतने सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन हैं, आपको सब पता है। आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा कहूँगा और आपके प्रोग्राम की वसात से मैं आहिस्ता आहिस्ता कहूँगा और वो अल्फाज कहूँगा जो पब्लिक को थोड़े बहुत समझ आएँ, ज़्यादा ना समझ आएँ। पहली बात तो ये है कि देखें, एक शख्स उसको उठाया जाता है, बंद कर दिया जाता है और होम मिनिस्टर उसको कहता है, मैं उस्मान डार की बात करता हूँ, होम मिनिस्टर कहता है कि जी वारंट ऑफ अरेस्ट था, हमने एग्जीक्यूट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, चलें जी गिरफ्तारी हो गई। आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि उसको अदालत में पेश करो, अदालत में पेश नहीं होता, 25 दिन के बाद उसको एक एंकर पर्सन के घर ले जाया जाता है और वहाँ एंकर पर्सन के यहाँ उसकी पूरी की पूरी जनाब जो पसंदीदा गुफ्तगू थी वो कराई जाती है और उस पसंदीदा गुफ्तगू के वो खिड़की के पीछे से एक यूनिफॉर्म पर्सन भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है। वो उन्होंने अब दिखाया कि वो उनका अपना कोई प्रोड्यूसर था, वो यूनिफॉर्म बंदा नहीं था, उन्होंने प्रोड्यूसर पे बताया। चले अल्लाह करे को फूलों वाली शर्ट पहनी, चले अल्लाह करे वो प्रोड्यूसर ही हो, हम मान लेते हैं कि वो प्रोड्यूसर ही था, लेकिन हम ये कहते हैं 25 दिन बाद अदालत में आप पेश करने की बजाय जस्टिस कामरान शाहिद साहब के पास आपने पेश कर दिया और उन्होंने उसको इंटरव्यू लेके उसको फारिग कर दिया। उन्होंने कहा ना कि कंफर्ट लेवल था, तो डार साहब ने इसलिए बताया कि मेरा कंफर्ट लेवल था, इसलिए मैं खुद अब आगे आ जाता हूँ। चलें, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, अब आगे आता हूँ। आप सदाकत अब्बासी उसके एक हफ्ता यानी उसके उठाए जाने से एक हफ्ते के पहले वाले बयानात उसी कामरान शाहिद के प्रोग्राम में और कई टॉक शोज़ में उसकी अपनी तकरीरें इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। वो सारा 9 मई के वाक़यात की तफसीलात बता रहे हैं और जब उठाए जाते हैं उसके बाद अजीब किस्म के उठाए जाते हैं, वो जा करके फिर मीडिया हाउस में जाते हैं और मीडिया हाउस 4 दिन के लिए उसको नहीं चलाता। नहीं, उसमें भी सहाफ़ी ने पूछा कि आपके ज़मीर पे कोई बोझ तो नहीं है, आप पे कोई दबाव तो नहीं है? कोई दबाव नहीं। फिर अगले दिन उसको ले जाया जाता है घर उसके, और घर में जा करके फिर उसकी वीडियो मीडिया से शेयर की जाती है और मीडिया से शेयर करने के बाद वापस वही डाले उसको उठा के वापस ले जाते हैं। ये मुबैना तौर पे ना, ये तो आपका इल्ज़ाम है ना। चलें, इल्ज़ाम समझ लें, इस मोहब्बत भरे इल्ज़ाम को आप सह लें, वो वापस लिए जाते हैं। मुझे ये बता दें कि किसी भी ये तर्ज़ अमल पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। बयानात लेने के लिए आपने आज़म खान का क्या हुआ, 34 दिन उसको अगवा रखा, 34वें दिन वो भी कामरान शाहिद साहब के जरिए पहली ट्वीट पता चलती है, लेकिन आप 164 की कोई स्टेटमेंट आ गई। जी मैं आता हूँ आपके पास। 164 की कोई स्टेटमेंट आ गई है और उस स्टेटमेंट के नतीजे में फिर जनाब अगले दिन वो छूट जाते हैं। उससे पहले अच्छा सदाकत अब्बासी साहब हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके घर वाले यानी वो अपने मर्जी से आउट था लेकिन घर वालों को नहीं पता वो था। कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान गए हुए थे। सुन लेना, मैं वही कह रहा हूँ ना, यानी सदाकत अब्बासी साहब के घर वालों को नहीं पता था कि वो गिलगित बल्तिस्तान अपने दोस्तों के यहाँ या फैमिली के साथ घूमने गए हुए हैं। फैमिली यहाँ रिट पिटीशन फाइल कर रही है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दे रखी है, हाई कोर्ट ने ना सिर्फ डायरेक्शन दी है बल्कि उसकी FIR कटी, उनको तलब किया जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था, अगवाकार ढूंढे जा रहे थे। पता चला कि जनाब वो किसी घर वालों को भी नहीं बताता और घर वालों से आने, सुने, घर वालों के पास एक बड़ी अहम बात है, एक बंदा अपनी मर्जी से आता है, वो मीडिया हाउस जाने से एक दिन पहले जाएगा या वो पहले घर जाएगा? इसका मतलब है पहले घर जाएगा ना, यानी मीडिया हाउस की रिपोर्टिंग एक दिन पहले की है और घर जाने वाली अगले दिन की वीडियो आती है। मुझे यहां से आप बता दें वो कैसा आजाद शख्स था
जो पहले जाता है मीडिया हाउस, अगले दिन जाता है, अगले दिन वो 24 घंटे कहाँ रहा, बड़ी अहम बात है। वो 24 घंटे इस्लामाबाद की हुदूद में किस जगह रहा और उसकी क्या वेयर अबाउट्स थे कि वेरी नेक्स्ट डे रात के 8 बजे वो अपने घर जाता है, वीडियो बनवाता है और उसके बाद पूरी स्क्रीन से आउट हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट भी ना, इसमें ये भी जाहिर करता है ना कि ये दोनों जो शख्सियात हैं ये भी हो सकता है कि इंतहाई गैर जिम्मेदार इनका रवैया रहा है, घर वालों को बताया नहीं है और गिलगित बल्तिस्तान चले गए, दूसरे भी छुपे रहे, एक एंकर के घर चले गए की बात है, MNAs भी बन गए, मिनिस्टर्स भी बन गए। मैं मतलब एक सिनेरियो पेश कर रहा हूँ ना कि पार्टी के लीडर्स भी थे, पार्टी के सदर भी थे, अपने अपने शोबे के, अपने अपने एरिया के, और उसके बाद लेकिन मुझे 4-5 बातें और करनी है। अगर एक मिनट मुझे दे दें, मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा, सारी बातों का जवाब लिखा हुआ है जो मेरे, मैं आपके पास वापस आता हूं, जरा टाइम की थोड़ी कमी है। जरा माइजा हमीद साहिबा कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी माइजा साहिबा। देखिए, ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी थी तो फिर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें, मतलब बाकियों को भी मौका देना बात करने का। बात यह है कि देखें, ये जो पूरी इनकी वो कहानी थी या स्टोरी थी, इनको मैं याद दिलाती, मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये कहाँ थे उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला था। ये कहाँ थे जब ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा साद रफी को, सब टॉप टियर लीडरशिप जो है हमारी जेलों में थी। पता नहीं, हमें पता भी नहीं था नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट नहीं, जेलों में डाले ना। मैं आता हूँ आपके पास, आप प्लीज। एक मिनट भाई, मैंने आपको नहीं आप बोलिए, आप बोलिए माइजा साहिबा, आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। इमरान खान उस वक्त कहाँ था? इमरान खान जब वो जलाद बना हुआ था, जो हर किसी के साथ मीडिया ट्रायल हो रही थी, इंतकामी सियासत हो रही थी। मुझे तो कहती हूँ, मैं सलाम करती हूँ अपने PMLN के लीडर्स को। आपके लीडर्स तो जो है कि आप बार बार कह रहे हैं हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। किस किस्म की पार्टी है? जोकर्स की पार्टी है कि थोड़ा सा प्रेशराइज किया है? लोगों ने 4-4 साल 10-10 साल जेलें काटी हैं, आपको थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो आप पार्टी बदल देते हैं। आप कहते हैं हमने पार्टी में नहीं रहना। आप पार्टी वर्कर्स क्या है? आप किस तरह के आप पार्टी वर्कर हैं? आपकी पार्टी है ही नहीं। आप किस तरह कह सकते हैं एक पार्टी वजूद में उनकी जड़ें ही नहीं है? तो आप उनको अब जो है वो मजाक बनी हुई है आपकी पार्टी। पहले जो है उनको इंतशार फैलाती रही है और अपने ही जो अपनी जगह उन पे जो है वो लगाती रही है। मतलब आप देखें ना किस किस्म का नुकसान किया कौम को। ठीक है, मैं 1 मिनट बाद मुझे प्लीज मैं देखें। जी एक पार्टी ये है जो इंतशार फैलाती रही है और 3 साल उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। ये आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, ये कौम को एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि सायरा बानो साहब ने बड़ी बातें की। मैं कहती हूँ काश ये उस दिन बातें करती, उस टाइम पे बातें करती पार्लियामेंट में जब इमरान खान की 3 साल की हुकूमत थी। उस वक्त ये बताती कि रहीम यार खान ने कौन सी डेवलपमेंट की है, कौन से फुटप्रिंट्स हैं रहीम यार खान में। आप आ जाएं रहीम यार खान में, आप आ जाएं साउथ पंजाब में, मैं आपको दिखाती हूँ हर तख्ती पे मियां नवाज शरीफ का नाम है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये सायरा बानो साहिबा से इसका जवाब भी ले लेता हूँ। कोई ऐसी सायरा बानो से पूछे ना, कि कोई ऐसी साहिबा से पूछे कि कोई ऐसी तख्ती है यहाँ पे जहाँ पे इमरान खान का नाम हो। बिल्कुल। यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे वुमेन यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे दानिश स्कूल है। आप मुझे बताएं यहाँ पे किस किस्म की साउथ में चीजें नहीं है? ठीक है। अच्छा सायरा बानो साहिबा आपने सुना, सायरा बानो साहिबा आपने सुना माइजा हमीद साहिबा ने जी मैं पूछ रहा हूँ, मैं सायरा बानो साहिबा से आपका सवाल उनसे उनके सामने रख रहा हूँ। पार्लियामेंट में उस वक्त बोलती ना। ठीक है, मैं जरा उनसे पूछता हूँ, अगर आप जरा अभी उनको थोड़ा बोलने का मौका दें तो अभी उनसे हम बुलवा लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि आप 3 साल तो कुछ आपने बोला नहीं जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब पहले तख्तियां लग रही थी, और अब जो है आप जो है उनके ऊपर तनकीद करती हैं PDM वालों पे, इसका आप क्या जवाब देंगी? जब ये पार्टी अपोजिशन होती थी, मैं तो वहां पर बैठ के भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करती थी। ये सब लोग गवाह हैं। जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस बना और वो कुरान पाक लेकर आए थे और शहरयार आफरीदी, तो मेरे ख्याल में उस असेंबली में उस वक्त मैं अकेली औरत और मेरे साथ 4 लोग थे जिन्होंने खड़े होके राना सनाउल्लाह की सच्चाई का बोला था कि हाँ कि ये जो सारा केस बना है ये बोगस बना है। मैं उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी, शायद आप भूल गए। आपके नून वाले आके ऐसे ऐसे करके अप्रिशिएट कर रहे थे कि शेर की बच्ची हो, खड़ी होकर मैंने वहां पर बोला था। और दूसरा इनकी बातें तो फिर शेर में शामिल हो जाए। आपको क्या शेर की बच्ची बनती है? आप अलग हो गए
पता नहीं क्या बातें कर रही हैं आप। आपको पता है कि डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर किसने कराया है? ये वैसे एक मिनट, ये लाइव प्रोग्राम में पहली दफा किसी को नून लीग में शमूलियत की ऐसे दावत दी गई है। सायरा बानो साहिबा, आप इसको अपनी खुशकिस्मती मानते हुए कबूल करेंगी या फिर फिलहाल सोचने के लिए कुछ टाइम लेंगी? अल्लाह मेरे अब्बू को करवट नसीब करे, बहुत ही मतलब सादा है इंसान थे। दूसरी बात, अब आप सब पूरा जवाब दीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती थी, हमारे वहां पर तो बचपन से हम देखते थे नून लीग का और पीपल्स पार्टी का होता था, मखदूम अहमद महमूद वगैरह ये वो सारे होते थे। फिर जब तक इन लोगों को मैं देखती होती थी और दायरे बचपन से इनको देखा, जब एक्सटेंशन की बात आई, अरे ये तो हमसे भी पहले लाइन में लगे हुए थे, तो मेरे दिल में से जैसे ठप करके एक चीज टूटी कि ये तो अपनी किसी चीज की स्टैंड ही नहीं कर सके। आप समझ रहे हैं? फिर उसके बाद जिस बिल की बात आती थी, ये लोग शोर शराबा करके निकल जाते थे और बिल पास हो जाते थे। आप समझ रहे हैं बात? ये सारी कहानियां वहां पर। मुझे 1-2 मिनट चाहिए। जी जी, आपके पास बिल्कुल आएंगे, पूरा टाइम है, आप सबको पूरा वक्त मिलेगा। नहीं, वैसे मैं ना आपको हो एक बात कि मेरे कहूं, जो जवाब रह लेवल जाएं। की बार-बार बात की जाती है ना, ये लेवल माइजा सुनने देना। माइजा आपके पास मैं आपके पास आऊंगा। आपकी बात में कोई बोले, मैं सिर्फ ये कहती हूँ अब कि आप आप सुनने रात दें। नापते रहे खुद। आप मुझे बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपने मियां नवाज शरीफ को कब दी थी पिछले इलेक्शन में? ठीक है, सारों को तो आपने जेल में कर दिया था। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की आप लोग बात करते हैं? उस पे हम आते हैं। जरा आप अपना अगर जवाब मुकम्मल कर लें सायरा बानो साहिबा। जल्दी से कह रही हूँ ना कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़े बड़े बुत थे, टूटे कैसे कैसे मौकों पर, जिस वक्त ये सारे भागते थे वहां पर एक्सटेंशन के लिए साइन कर। मैं तो बहुत समझ रही थी कि पता नहीं कुछ स्टैंड लेंगे। इस वक्त जिस बिल पर भी होता था, मैं आपको बता रही हूँ अपने काजी साहब कि ये यहाँ पर थोड़े लोग होते थे और उसके बाद एक शोर शराबा या छोटा सा ड्रामा करके ये यहाँ से उठ जाते होते थे और उसके बाद वो बिल सादा अक्सरियत से पास हो जाता था। ये सारी चीजें मैंने बैठ के वहां पर असेंबली में देखी है। ठीक। और अभी जो शोएब शाहीन साहब ये भी ये सारी बातें कर रहे थे, तो ये सारा जो एक फिल्मी सीन चल रहा है, भोजपुरी फिल्म, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसे ही हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जरा शोएब शाहीन साहब का कमेंट लेके शैला रजा साहिबा के ऊपर जाऊंगा। शोएब साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? मैं 1-2 बातों का ये सारा तफसील के साथ जो बातें की गई हैं मैं मुख्तसर सा जवाब दूंगा। जी जी। पहली बात तो यह है कि मुझे बताएं किस ज़माने में बंदे इनके उठाए गए, गायब कर दिए गए, और जाकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेगा वो फरिश्ता हो जाएगा। ना अदालत, ना दलील, ना आपको गवाह की ज़रूरत है। इंतकामी सियासत की बात कर रहे हैं। आज इनका लीडर, मुझे बताएं, जब सुरूर पैलेस भाग के चला गया था डील करके, वो किधर थी? PMLQ कहाँ से पैदा हुई थी? इनके वतन से पैदा हुई थी। जब ये वापस आए, आकर के वही PMLQ दोबारा वापस इनके पास आई, उस वक्त किधर गए थे इनके वर्कर्स? उनके ऊपर कब तशद्दुद हुआ कि बंदे उठा के ले जाएं और तशद्दुद करके 2-2 महीने बाद भेजे? माजिया, एक मिनट, माइजा साहब, आपके पास आपका जवाब लेंगे। माइजा, जरा शोएब जो कुछ बातें की हैं बात मुकम्मल कर लें, माइक बंद करें वरना ये बात नहीं करने देंगे। जी जी। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, अपनी बारी पे काइंडली लेवल मैं आता हूं आपके पास। माइक बंद करेंगे तो बात करने देंगी। इनका ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि अगर कोई और बात करे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, हमें तो जिंदा रहने का हक ही नहीं दिया जा रहा। हमारे तो लोग उठा करके बंद कर देते हैं। मुझे बता दें, ये जिस तरह के वलीमे कर रहे हैं, होंडा सिविक बांट रहे हैं, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, होंडा मोटरसाइकिल, आप 1 घंटे के लिए इमरान खान को आने दें, सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दें कि इमरान खान आ रहा है, जो आना चाहता है अपनी मर्जी से आ जाए। ये इनकी जलसियां, इनके वलीमे, इनके होंडा 125 मोटरसाइकिल सारे आप भूल जाएंगे। शैला रजा साहिबा साथ मेरा इख्तलाफ एक और हवाले से है। ये जो कह रही थी ना कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई, पहली दफ़ा हुई है और ख़तरनाक किस्म की। अगर इसका इतलाक़ आ गया, जिसको हम चैलेंज कर चुके हैं, तो ये न सिर्फ सहाफ़ियों पे बल्कि आम सिटीजन्स को विदाउट अरेस्ट जब चाहें गिरफ्तार कर लें। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये इनकी ही PDM की ज़ेर सरपरस्ती ये सब कुछ हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी इस गुनाह में शरीक-ए-कार थी। ठीक है, अब 90 डेज के इलेक्शन के लिए PTI ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। हम इनसे भी मुतालबा कर लें कि ये आ जाएं, वहाँ चले जाएं। ठीक। माइजा ने कहा कि अवाम समझदार है, 9 मई को नहीं बोली। भाई, अवाम वाकई समझदार है, इसलिए तो आपको घास ही नहीं डाल रहे। आपका अभी गैलप सर्वे के मुताबिक सर इंतखाब होंगे, इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है कि उनको सबसे ज्यादा वोट, इसलिए तो इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर इनको यकीन होता तो ये 60 डेज में इलेक्शन कराते, क्यों आगे? तो देखें इलेक्शन, और इस वक्त जो सिचुएशन है, आप गैलप सर्वे को उठा लें, इनका लीडर वाकई जो कि एक
एब्सकॉन्डर इश्तिहारी मुजरिम है जिसको जेल में जाना है, और पूरा मीडिया और पूरा इदारे वो उसको उठाने में लगे हुए हैं। बात यह है कि एक बंदे का इश्तिहारी मुजरिम को जेल का उसकी जगह है, उसको आप कह रहे हो कि उसके लिए सारे रास्ते हमवार हैं। वेयरएज पीटीआई ने जो जलसे किए, करक में किए, मर्दान में किए, सवात में किए, उनको उठा करके या गोलियां मारी या उठा करके जेलों में बंद कर दिया। इसको कैसे कमी है? थोड़ा यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो सियासी बयानियां बन रहा है, जहां पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, हर कोई अपना अपनी, जिसे आप कह सकते हैं जो उनकी तरजीहात हैं या फिर जो भी उनके मंशूर के अहम पॉइंट्स हैं, वो अवाम के सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या ये हर जमात को सियासी मैदान में उसी किस्म का मैदान मिलेगा जिसके वो ख्वाह हैं, या किसी एक जमात को इस वक्त फेवर किया जा रहा है? शैला रज़ा साहिबा, क्या आप लोगों को ये फील होता है कि नवाज शरीफ साहब को या उनकी जमात को आउट ऑफ द वे जाके कोई फेवर्स दिए जा रहे हैं, या फिर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? देखिए, जो उनको बाहर भेजा तो कोर्ट ने उस वक्त कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने, कि आप भेज रहे हैं, हमने मोडालिटी तय की। और यास्मीन राशिद साहिबा डॉक्टर ही नहीं, वजीर सेहत भी थी, वो रोज़ाना शाम को बताती थी कितने बीमार हैं। फिर डॉक्टर फैसल की भी राय आती थी उसमें, और शीरी मजारी साहिबा रोती थी कैबिनेट में कि इतने बीमार हैं। कौन? शीरी मजारी साहिबा, खान साहब बताते थे कि शीरी मजारी साहिबा रोती होती थी, तो इस वजह से मैंने मियां साहब को बाहर भेज जाने दिया। ठीक है, अब वो वापस आ रहे हैं तो हमें साहब ने कहा था कि आप एक दिन की गारंटी दे दें कि वो जिंदा रहेंगे, नजर आ जाएगा। जी शैला साहब, लोग बोल लो यार। नहीं प्लीज आप बोलिए। तो इसी तरह कोर्ट को हम वहाँ भी देखेंगे कि जब ये जो हैं लोग जो चैनल पे अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं, इनका भी हम देख लेंगे कि जब ये कोर्ट में पहुंचेंगे तो ये क्या कहते हैं। क्या कोर्ट इन्हें बुलाएगी? क्या ये अपने इसी इंटरव्यू पे कायम रहेंगे? और क्या कोर्ट जैसे कि उसने पहले कहलवाया था कि हो सकता है कि इमरान साहब तक ये मैसेज ना पहुंचाओ कि उन्हें क्या करना है, तो हम क्या तवक्को करें कोर्ट तक कि ये बात पहुंची है कि कुछ लोग चैनल्स पे आके बात कर रहे हैं और सीधे घर चले गए रिपोर्ट के कहीं कोर्ट आने के बजाय? तो ये सारी चीज़ें भी वक्त के साथ हमारे सामने आएंगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब कोई बिल पास होता है तो सिटिंग मेंबर्स जितने होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। आप यही कर सकते हैं कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप वॉकआउट कर दें, या आप उस पर नेस की वॉइस अपनी रिकॉर्ड कराएं। और मैं दोबारा कहूँगी शेफ शाहीन साहब कि ये जो आर्मी एक्ट है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस पीटीआई के दौर में भी इंक्लूड हुई, और उसमें इसके अलावा ये बात भी आई कि जो आर्मी चीफ को और इसको कुछ कहेगा तो उस पर बाकायदा मुकदमा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही दौर में इसको आप जरा शैला साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। जो पीका ऑर्डिनेंस है उसमें भी कुछ चीज़ों को ऐड किया गया था पीटीआई के दौर में, और उस दौर के अंदर अगर कोई बात करता था तो जिस तरीके से पीटीआई का रद्द-ए-अमल होता था, लोगों को गद्दार भी करार देते थे। और मैं ये भी कहूँगी कि ये भी जो नैब वगैरह के मसाइल हैं, इसमें अगर आप देखें कि आज आप बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं, वो वक्त भी याद करें जब शहजाद अकबर जो हैं वो पहले बताते थे कि क्या क्या होने वाला है, फिर बाद में हो जाता था। और उस्मान डार जो आज चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, उस वक्त ये कहते थे, मैं थी उस प्रोग्राम में, कामरान शाहिद का ही प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पीपल्स पार्टी के और नून लीग के खिलाफ बड़ी मोटी मोटी फाइलें खुद नैब में देखी हैं। तो हमने ये सारी चीजें सही हैं। और अब इसमें ये बड़े बार बार एक मिसाल देती हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं ये मिसाल दोबारा दूँ। ठीक है। देखिए, फरियाल साहिबा अपने वालिद की जो कंपनी थी, उसकी वालिद की डेथ के बाद उनके नाम हो गई। उन्होंने एक दूसरी प्राइवेट कंपनी से बैंक के थ्रू 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई।
ये गवर्नमेंट और कंपनी नहीं थी, ये कंपनी टू कंपनी, प्राइवेट कंपनी की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और नैब ने महसूस किया कि वो बीमार हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर चांद रात को 12:30 बजे घसीट के जेल भेजा। शैला रजा साहिबा, बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना सिर्फ फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से बात होती है, दीगर भी नून लीग की जो क़यादत थी, राना सनाउल्लाह साहब पे मुकदमा हुआ, हनीफ अब्बासी साहब को जिस तरीके से माजी में रात को 12 बजे अदालत से गिरफ्तार किया गया, तो बहुत सारी ऐसी मिसालें जो हम दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर एक न्यूट्रल हुकूमत है, एक निगरान हुकूमत है। अब जो निगरान हमारे वज़ीर आज़म हैं वो दुनिया में जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देते हैं, और इस वक्त भी उन्होंने एक और बयान दिया है पाकिस्तान के हवाले से। मैं चाहता हूं जरा वो बयान सुने, फिर हम सायरा बानो साहिबा से उस हवाले से पूछेंगे। पाकिस्तान की न डिजिटल स्पेस महफूज, न फिजिकल स्पेस महफूज, न सोशल स्पेस महफूज, और हैं हम एक न्यूक्लियर रियासत। अब इस न्यूक्लियर रियासत वो अपने बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, वो सिल्क का कपड़ा भी वहाँ पे आ सकता है, हीरोइन भी आ सकती है, असलहा भी आ सकती, जो जिसके जी में चीज़ आए वो लेके आ रहे और कोई पूछ नहीं। जी सायरा बानो साहब, आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि ना डिजिटल स्पेस हमारी महफूज है, ना वैसे बॉर्डर महफूज है, पर हम हैं एक जोरी ताकत। ये बाहर जब गए थे, ये पाकिस्तान को चाइना का इसराइल करार देते रहे, उसके अलावा ये कहते रहे कि जी फलानी शख्सियत के बगैर भी इंतखाबात हो सकते हैं, और कभी पेरिस पहुंच गए, कभी लंदन पहुंच गए, जिन चीज़ों से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये क्या वजह है कि ये निगरान वज़ीर आज़म जो सिर्फ इंतखाबात करवाने के लिए आए हुए हैं, वो खुद को कोई मसीहा के तौर पे हर दूसरे दिन कोई पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो पाकिस्तान के लिए बायसे शुभ की बनती है? मैं तो हैरान हूँ। मैंने तो सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी, आपने तो मुझे पूरा बयान सुना के मेरी पूरी आंखें खोल दी। तो आपने कहा ना कि ये आए हैं, एक तो आप तस्दीक कर लें, मैं सच सच बोला करें, आए नहीं लाए गए हैं, क्योंकि ना ऑपोजिशन को पता था ना, ये दो हुकूमती जमातें के मेंबरान बैठे हुए, इनसे पूछे, इनको भी नहीं पता था। और मैं हैरान परेशान हूँ कि इन्होंने तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे इदारों पे खड़ा कर दिया कि यहाँ पर हम जौहरी ताकत है, लेकिन यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। यानी कि बकौल जो अभी ये आपने बात की है कि सिल्क भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी कि हमारे बॉर्डर्स महफूज नहीं है। तो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी किसके पास है? शेर शाहीन साहब बैठते हैं या मैं बैठती हूँ वहां पर डंडा लेकर? किसके पास है सिक्योरिटी? मैं आपके शक पर सामने पहले बोल चुकी हूँ कि गवादर जाते हैं तो 10 दफा रुक के मैंने अपना ID कार्ड दिखाया। तो ये सारी स्मगलिंग, ये चीजें कैसे हो जाती? अब जब यहाँ पर नाम ले रहे हैं कि जी 29 सियासतदान, उन सियासतदान के नाम भी बता दें, उसका सहूलतकार भी बता दें। कोई बेचारा छोटा सा हवलदार या सिपाही तो सहूलतकार हो नहीं सकता जब तक ऊपर तक हिस्सा ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें हमें बताएं ना। वो रवानी में इनके ये तो निकल गया, तो क्या अभी तक किसी ने इनके कान नहीं खींचे कि क्या कह दिया भैया तुमने? अगर आप बन गए हैं, थोड़ा सा आपको जुबान पर अबूर हासिल है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बंदे को पता ही ना चले। अतर काज़मी साहब यही कहते हैं कि आप बोलना तो 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन कौन क्या चीज किस जगह बोलनी है, इसको सीखने के लिए आपको उम्रें लग जाती हैं। ठीक, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि ठीक है। शोएब शाहीन साहब, ऑब्वियसली आपने भी ये बयान सुना, और वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अक्सर तनकीद होती है कि जो उनका मैंडेट नहीं है उसमें वो खामखा बोलते हैं। कल किसी ने नहीं उनसे पूछा था कि पाकिस्तान कोई जो है गैर महफूज रियासत है और क्यों गैर महफूज है। तो आपको लगता है कि उनकी तवज्जो इंतखाबात की तरफ उतनी है जितनी होनी चाहिए, और आप लोगों का कितना एतमाद है इस निगरान सेटअप के ऊपर? देखें, इस निगरान तो ये PDM का या मुस्लिम लीग नून की B टीम है। पहले तो लाए भी ज़ाहिर है वही हैं, या रावलपिंडी हमारे इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से ही लाए हैं। नहीं, वो राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब, राजा रियाज और चलें शहबाज शरीफ साहब को ही। शहबाज शरीफ साहब किसकी आंख का तारा है? इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, और उस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। और इन्होंने तो पहले ही मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा बेच के बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा लिया। लेकिन हम उसमें जाए बगैर हम ये कहते हैं कि भाई ये तो मुल्क के रियासत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट है। अगर ये किसी PTI वालों ने दी होती ना, तो इनको खिलाफ आज गद्दारी का पर्चा हुआ होता। आज तो जो कह रहे हैं, मुझे बताएं, अगर डिजिटल भी आपका महफूज नहीं तो फिर किधर की न्यूक्लियर स्टेट आपकी? अगर आपके बॉर्डर महफूज नहीं, बड़ी अच्छी बात की है सायरा ने, बॉर्डर में जिम्मेदारी किसकी है? मतलब अफ़गान बॉर्डर हो, आपका ईरान का बॉर्डर हो, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग वहाँ से होती है। बड़े बड़े ईरानी तेल के ट्रक्स आते हैं या वो कंटेनर्स आते हैं,
वो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जेब में छुपा के लाया जाती है? तो किधर गई आपकी वो सारी फोर्सेस? ये तो सारा का सारा आप अपने ही फोर्सेस पे, और जो केयर टेकर हैं जिनका काम है, वैसे भी ये भी ज्यादती करके गए हैं। ये लास्ट वाली पीडीएम की जमातों की जो पार्लियामेंट थी, वो जाते जाते ये भी कह गए हैं कि जो पेंडिंग चीज़ें होंगी इनको पावर्स मजीद ऐड करके दे देंगे, कि जो कि 3 महीने के लिए, हालांकि ख्वाजा आसिफ वाली जजमेंट मौजूद है जिसमें कहा गया इवन पोस्टिंग ट्रांसफर भी करने का उनको अख्तियार नहीं है, उनका काम है सिर्फ फैसिलिटेट द इलेक्शन प्रोसेस। और ये कहते हैं एक तो जो पैसे उड़ा रहे हैं वो तो खैर जुल्म है ही है, 17.5 से 18 बिलियन डॉलर अशराफिया इसमें मुफ्त मराहत ले रहा है 1 साल की। और मुल्क, ये यूएन की रिपोर्ट है, यूएनडीपी की रिपोर्ट है, 17.5 से 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराहत ले रहे हैं ये सारी हमारी एलीट्स अशराफिया, जिसमें ये जजेस, जर्नैल, हमारी हुकूमतें और इसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। लेकिन अगर ये तर्ज अमल इनका है और ये कुछ कर रहे हैं, जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, और स्टेटमेंट क्या देते हैं कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हमारा काम है, लेकिन अगर इमरान खान के बगैर भी हुआ वो भी इलेक्शन ठीक होगा, अगर पीटीआई के बगैर हुआ तो भी इलेक्शन वो बिल्कुल लेजिटिमेट होगा। ये तर्ज अमल, इसका मतलब है इनके दिल की बात इनके ज़ुबान पे आ गई है। ये सब कुछ हमारा बिल्कुल इनके ऊपर एतमाद नहीं है। ये एक लिहाज से ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। ये बहुत शैला रजा साहिबा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, आप वो ऐड भी कीजिएगा, और उसके साथ साथ ये भी, आपको कितना एतमाद है इस निगरान हुकूमत पे? अच्छा देखिए, मुझे तो नहीं मालूम मेरी बात कहां तक गई। आपकी तमाम बात आई तो ये पूरी कोई बात आपकी नहीं काटी गई। आपने जितनी बातें की, फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र किया, बाकी बातों का जिक्र किया, तमाम बातें आपकी आई। जी, मैंने अपने स्पीकर साहब का भी जिक्र किया था कि क्या उनके साथ बिहेवियर, आगा सराज दुरानी साहब के साथ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं देखें, हमारा काम है कि हम अपनी कैंपेन जारी रखें। ठीक, पर आपको काकड़ साहब की हुकूमत पे एतमाद है कि वो एक गैर जानिबदार हुकूमत है, काकड़ साहब की हुकूमत? अब ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इंसान जब बात करता है तो बहुत सोच समझ के बात करे, क्योंकि वो बहुत सारी बातें जो उसे नहीं भी करनी होती हैं वो उससे चिपक जाती हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर सकती हूँ कि जब इलेक्शन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देनी है उसे। तो मैं चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन वाकई हमें ये बता दे कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की कौन सी तारीख को इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम देखेंगे कि हुकूमत कैसे इंतजामात कर रही है। ठीक है, ठीक है। सारा बानो साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी, वो ये अभी वो 15 फरवरी डेट सुनी है, और दूसरा उससे पहले बात हो रही थी, आई एम सॉरी, जो हम कह रहे हैं ना कि इसको पकड़ा, नैब ने ये किया वो किया, अगर ये सब बैठकर आपस में वो होता है कि बाद दफा गलत फहमियां दूर होती हैं, ये सब बैठे तो उनको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। क्योंकि जो शहरयार अफरीदी साहब ने भी जो आके कॉन्फ्रेंस की थी, उनके साथ हमारे एक हाजिर सर्विस एएनएफ के बैठे हुए थे। तो क्या आज तक 16 माह में नून लीग ने क्या उनसे पूछा कि भाई ये जो मुकदमा गलत बनाया, मैं तो पहले से बोल रही थी कि वो मुकदमा गलत है, क्या उनसे किसी ने पूछा कि आपने यूनिफॉर्म को, आपने अपने इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए कैसे आपने झूठा और बोगस मुकदमा किसी सियासतदान पे बनाया और साथ किसी दूसरे सियासतदान को बिठा के? ये सियासतदानों को दिमाग से सोचना चाहिए कि खाम में किसी के मोहरे ना बने, तो वो आपस में इतनी नफरतें और मुल्क में इंतशार भी नहीं फैलेगा। अगर सिर्फ सियासत को सियासत और इबादत समझ के करें, वो ना समझे कि तलवारें निकाल ले एक दूसरे के खिलाफ। और ये डिवाइड एंड रूल पहले से हम वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती होती थी, अब तो हम अब अपना वो करेंगे। ठीक है, मैं मायजा हमीद साहिबा से आखिर में कमेंट लेना चाहूँगा। हमीद साहिबा, लगता है इस तरह के हर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी क़यादत के साथ भी जो माजी में सलूक हुआ वो भी सबके सामने है। बहुत सारे ऐसे मुकदमात का मैंने भी जिक्र किया कि वहाँ पे लगा ऐसे कि जैसे नून लीग को टारगेट किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी उसका शिकार रही, अब तहरीक इंसाफ वाले भी सीख रहे हैं। तो ये वक्त नहीं है कि तमाम सियासी जमातें थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर एग्री कर लें कि हम अपनी अपनी सियासत करेंगे, लेकिन जमहूरी असूलों के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? देखिए, 3 चीजें हैं। एक, शैला रजा साहिबा ने कहा कि पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन होती है उसकी बात जो है वो नहीं मानी जाती, चाहे वो शोर मचाते रहे,
उसका उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी मेजोरिटी होती है। तो प्लीज थोड़ा मैच्योर होके एक्ट करें, पार्लियामेंटेरियन है आप, आपको पता है कि एहतजाज कर सकता है बंदा ऑपोजिशन में और कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि देखें, ये पॉपुलर स्टांस लेना बड़ा आसान है, कहना कि जी हम लोग इकट्ठे बैठे हैं, ये हम लोग ये जो बातें किताबी बातें लगती हैं, प्रैक्टिकली जो है मियाँ शहबाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इकट्ठे बैठ के 16 महीने की हुकूमत बड़ी मेच्योरिटी से चलाई। एक दूसरे के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, उन्होंने ना कोई लड़ाई की और बड़ा अब मुल्क को की जो रियासत की है वो है उसके बचाने का उन्होंने पूरा काम किया। इंस्टेड उन्होंने ये नहीं किया कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। अब इमरान खान साहब अगर 9 मई को खुद जो है वो GHQ पे अटैक करेंगे और लोगों की लाशें गिराएंगे तो आप उनको सियासतदान कैसे कह सकते हैं? वो तो कैद थे 9 मई को, तो वो हिरासत में थे। देखें नहीं देखें ये बात, वो हिरासत में नहीं थे, उनका वो उन्होंने कहा नहीं था, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी। वो हम इनको कह रहे हैं कि फोर्सफुली सब कुछ किया है। मुझे ये बता दें कि उन्होंने कहा नहीं कि जौन सा लाशें गिराए तो मेरी सियासत बचेगी? कौन कहता है ये? आप कहते हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है, वो नहीं कभी कहा, उन्होंने आज तक नहीं कहा मायजा, कभी भी नहीं कहा। आप उनके जिम्मे क्यों डालते हैं? वो तो सुबह सवेरे उनको उठा के ले गए। और इसमें मैं जरा मायजा साहिबा का जवाब ले लूं ना। जी मायजा साहिबा प्लीज आप फरमाएं, आप क्या कह रही थी? तो बात यह है कि थोड़ा सियासी मेच्योरिटी, जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले जमहूरियत में रही हैं, जिन्होंने इंतकामी सियासत का निशाना एक बार नहीं रही, 2 बार नहीं रही, 3 बार रही हैं। शैला रजा इस बात की विटनेस है कि जब हम कोर्ट में थे, हम पार्लियामेंट में थे, तो मरियम नवाज को जो है कोर्ट से जो है वो फौरन जेल ले गए थे। तो हमने तो बहुत सी चीजें बर्दाश्त की हैं। हमने तो आके मीडिया में एंकर पर्सन को नहीं कहा हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हमें हमारे पे बहुत ज्यादा दबाव है। पॉलिटिकल वर्कर है ना, अगर पॉलिटिकल वर्कर नजराती वर्कर हो पार्टी का तो वो कहीं नहीं जाता, उसके वो बाद में अपनी पार्टी में ही आता है। लेकिन यहाँ पे नजरियाती वर्कर नहीं थे, ये तो एक सिलेक्टेड किस्म की पार्टी। चले वक्त की कमी है मायजा हमीद साहिबा, वक्त की कमी है। सायरा बानो साहिबा आखिर में आप कोई कमेंट करना चाह रही हैं? हाँ जी, मैंने कहा अगर 12 अक्टूबर का भी ऐसा ही ट्रायल होता तो फिर सबके इंटरव्यूज आते कि 12 अक्टूबर को एक जनरल और 250 पैसेंजर का जहाज भी उतरने दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा सानिया वो है, उसको तो पता नहीं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब अल्लाह उनको करवा रिसीव करे क्यों उन्होंने माफ कर दिया। इस 9 मई से बड़ा सानिया 12 अक्टूबर वाला था जिसमें 250 लोगों की जान और एक सिटिंग जनरल था, और आपने यहाँ से इंजीनियरिंग से किसी बंदे को पकड़ के बल्ले लगा के जनरल बना रहे। सबसे बड़ी बगावत तो गुरबा कुश्तन बरोजे अव्वल। अगर उसी वक्त इन बगावत करने वालों का सही निपट लिया जाता तो हालात इस नहज तक ना पहुंचते कि यहाँ पर आप कभी को कह रहा है कि हमारे सदर में हुई है, कभी को कह रहा है व्हाट्सएप पे हुई है। अभी अगला जो आएगा ना बयान, वो कहेगा बाइकिया के जरिए हमें ना वो मैसेज दिया था, पर्चे लाकर दिए थे, बाइकिया में नक्शा बना हुआ था, आखिरी अब बाइकिया रहे। ठीक है, अब पता नहीं ये साजिश कहाँ पे हुई है, बाइकिया के जरिए हुई है या जूम पे हुई है या जिधर भी हुई है। एनीवे तमाम सियासी जमातें जो हैं यकीनन उनमें मसाइल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमात के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि वो मुहिब वतन नहीं है। यही सियासी लोग हैं, इन्होंने ही सियासी अमल का हिस्सा बनना है, इलेक्शन लड़ने हैं और आके इस मुल्क के अवामी नुमाइंदों के तौर पे अवाम की नुमाइंदगी करनी है। कोई भी गैर मुंतखब हुकूमत, कोई भी सिलेक्टेड हुकूमत, चाहे वो जिस तरह की अभी निगरान हुकूमत है, वो अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। उनकी नीयत तो अच्छी हो सकती है लेकिन उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, आइन का मैंडेट नहीं है। हम यही समझते हैं और हमारी यही ख्वाहिश है कि वक्त पे इंतखाबात हों और उन इंतखाबात के नतीजे में जिस मर्जी जमात को अवाम वोट दे वो जमात आए और आके हुकूमत करे। अगर वो हुकूमत दुरुस्त नहीं करेंगे तो अगले इंतखाबात में अवाम उनको घर भेज देगी। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।